Okay, so I think I need to stand. So, uh, in the last class, which most of you missed, probably due to the midterm exam. So I'm sorry for miscommunicating or telling you late कि एग्जाम डिले हो जाएगा डेडलाइन उसकी. इट्स बिकॉज के लास्ट क्लास में वी रियलाइज के बीआई करने के प्राइमरीली दो तरीके हैं. ठीक है, एक तरीका तो वो है जो कि अभी तक हमने अप्लाई किया है, विच इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट्स. आप कह रहे हैं जैसे डेटा सेट से स्टार्ट करने का तरीका, कि डेटा सेट से आपने स्टार्ट किया, आपने उसकी पहले उसको समझा, बिजनेस नॉलेज हासिल किया, पाइथन में उसकी क्लीनिंग की, विच आई बिलीव इज अ नेसेसरी स्टेप. उसके बाद आपने पावर बीआई में उसको ले आया, ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड दिस विल बी द सेम फॉर all the BI tools. Every BI tool has some sort of transformation facility, which you will see yourself. के खास क्लिक व्यू में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक अच्छा, उनका काफी अच्छा ऑफरिंग है इस बारे में, इस चीज के ऊपर. लेकिन बहरहाल ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए कि जब मैं इस व्यू पे आया हूँ, डैशबोर्ड व्यू पे आया हूँ जिसमें मेरे पास चार्ट है, मैंने चार्टिंग शुरू करनी है, उससे पहले आपके जहन में कुछ सवालात का होना जरूरी है. ठीक है, सवालात का होना जरूरी है कि मैंने जो सारा ये क्लीनिंग की है, अब इससे मेरा मकसद क्या है. जैसे हमने सेल्स के डेटा सेट है, उसमें जो क्वेरीज होती हैं वो आमतौर पे प्रीटी मच वेल डिसाइडेड कि सेल्स का एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा. उसकी डायमेंशंस हमें मोस्टली पता होती हैं, केपीआईज मोस्टली पता होते हैं. वैसे मैं ये आपको बात बता दूं कि सेल्स के अपने जैसे पूरी जो सप्लाई चेन होती है ना, सप्लाई चेन का डेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. हम जो टेबल्स देख रहे हैं आजकल, जितने भी डाउनलोडेबल सेल्स के डेटा सेट्स हैं, वो बहुत ही पूरे प्रोसेस का सिर्फ लेट से 20% होंगे, 25% होंगे. एक्चुअली सेल्स शुरू होती है पीछे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस है. मैन्युफैक्चरिंग को ऑर्डर दिया जाता है, वहां से सारा वेयरहाउस में सारा सामान मैन्युफैक्चर होके पहुंचता है, उसका पूरा मॉनिटरिंग एनालिसिस होता है. वेयरहाउस से सामान आपके स्टोर्स में आता है, स्टोर से फिर कस्टमर्स लेने आते हैं. ये पूरी सप्लाई चेन है, और इस सप्लाई चेन में हर पार्ट के अपने केपीआईज होते हैं, जिसमें आरओआईज, डिफरेंट किस्म के आरओआईज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट किस्म के आरओआईज होते हैं. अगर आपने सप्लाई चेन एनालिटिक्स का डैशबोर्ड बनाना है तो उसमें आपको वो सारे प्रोसेसेस का ख्याल रखना पड़ेगा. और जो फनल चार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास के आखिर में बताया था, फनल चार्ट जो है, फनल चार्ट के अंदर वो पूरा जो एक सीक्वेंस नजर आता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हमारा पूरा जो बिजनेस है वो इन स्टेप्स के ऊपर चल रहा है, विच आर लॉजिकल स्टेप्स. तो उन स्टेप्स के ऊपर मेरा प्रॉफिट या मेरे केपीआईज किस तरह आपस में एक दूसरे से वेरी किए हैं. ठीक है, तो वो फनल चार्ट में आपको नजर आएगा, जो कि अगला टैब है, मैं अभी दिखाता हूँ. बहरहाल मकसद ये है कहने का, मैं आपको बताने ही चाह रहा हूँ कि जब आप ये सारा नीचे से ग्राउंड वर्क करके जब आप इस व्यू पर आएंगे, आपके जहन में कम से कम 2 से 3 बड़ी क्वेरीज होनी चाहिए. ठीक है, कि बेसिकली एनॉमलीज निकालना वो तो मकसद होता ही है बीआई करने का. ठीक है, क्योंकि जब आप बिल्कुल बेसिक चार्ट्स बना के देंगे ना किसी को, तो मोस्टली वो ये कह देंगे इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि भाई ये चीजें तो बहुत बेसिक सी हैं. ठीक है, ये चीजें तो बहुत बेसिक सी हैं, तो मैं ऑलरेडी मालूम है ये. आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एज ए बिजनेस एनालिस्ट टू डिस्कवर समथिंग विच इज एनॉमलस, which is not following the normal way of the business. क्योंकि जब तक चीजें प्रॉफिट दे रही हैं तो किसी को एनालिसिस की जरूरत नहीं होती. ठीक है, लेकिन जहां पे चीजें पोटेंशियली गड़बड़ कर सकती हैं, वो पेन एरियाज उनको आइडेंटिफाई करने होते हैं. तो कुछ बिजनेसेस के पेन एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास वो एक मैदान मिल जाता है लड़ाई करने के लिए, आप इस तरह समझे. तो पेन एरिया एग्जिस्ट करता है, बस पेन एरिया को सॉल्व करना. कुछ बिजनेसेस के पेन एरिया नहीं अपेरेंट होते, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके पेन एरियाज कहाँ पे डेवलप हो सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज. और उसके पोटेंशियल इंडिकेटर्स आपने चार्ट्स में ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या वो पोटेंशियल इंडिकेटर्स, पेन एरियाज यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है, कि मैं कह सकूं हाँ बिजनेस कैन गो डाउन आफ्टर 3 months और 4 months और समथिंग लाइक दैट. सही है, एक पर्सपेक्टिव तो ये है. दूसरा पर्सपेक्टिव जो हमने पिछली क्लास में बहुत तफसील से देखा था, वो ये है कि जब आप एक चार्ट इस्तेमाल करते हैं ना,
तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये चार्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई का जो मार्केट प्लेस के ऊपर ये सारे चार्ट्स मैंने अलग से किए, इसमें से सारे तकरीबन सारे आज हमने देखने भी हैं। तो कम से कम 30 to 40 स्टैंडर्ड चार्ट्स इस वक्त बन चुके हैं पावर बीआई में। इकोसिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो दिस इज अनार्की। आई मीन आई शुड ओनली हैव लाइक 5 to 10 चार्ट्स और मैक्सिमम 5 चार्ट्स जिसके ऊपर मैं अपने सारे मसले हल कर सकूं, तो मेरे लिए आसान हो काम करना। अगर मेरे पास चार्ट्स ही 40 चार्ट्स हैं, मैं कौन सा चार्ट किस चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा? तो इट इज गुड टू बी पार्ट ऑफ द हाइप अबाउट इट के हाँ यार पावर बीआई का बड़ा इवेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वेबिनार्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एप्लीकेशंस हो रही हैं। लेकिन आप उसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल करोगे, कौन से चार्ट्स आप यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, ठीक है। तो वो हमने लास्ट टाइम इस बारे में बड़ी तफसील से बात की थी कि आपको दोनों तरफ से आना पड़ेगा। एक तो आप ऊपर से पर्सपेक्टिव, नीचे से पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हो कि भाई ये क्वेरीज हैं। जैसे इस डेटा सेट में जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, इसके अंदर ये क्वेरीज थी कि भाई डिफरेंट शिपिंग बोर्ड्स थे हमारे पास, ठीक है, और डिफरेंट ब्रांड्स थे, ब्रांड और मैन्युफैक्चरर एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड थे, ठीक है, कि जो ब्रांड्स हैं दे आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर, मोर और लेस उनके नाम भी सेम ही है, ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट की हायरार्की थी, 2-3 मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास डेट्स हैं जो कि हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम बेसिकली मैक्सिमम प्राइस को वो देख रहे हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, शायद आपको नजर आ जाए। ये चीज है बेसिकली ना, ठीक है। तो हमारे पास ये प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का डेटा सेट है। तो हमने डेट एडेड ऑन द वेबसाइट, प्रोडक्ट कब ऐड हुआ था, यूजर ने कब देखा, प्रोडक्ट को मैंने अपडेट कब किया था, ये चीजें काफी फ्रीक्वेंटली ई कॉमर्स में चलती रहती हैं कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस अपडेट होती रहती है प्राइसिंग के हिसाब से खास तौर पे, ठीक है। ये ब्रांड और मैन्युफैक्चर की कहानी है। मंथ मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट किया था अपने एनालिसिस के लिए। तो ये काम आप साथ साथ में ट्रांसफॉर्म फेज में जाके करते रहेंगे। यानी कहने का मकसद मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यू विल बी एंटरिंग अ होल न्यू डायमेंशन। जब आप चार्टिंग व्यू पे आएंगे तो आपके पास कुछ डायरेक्शन, आपके पास कुछ किश्ती चलाने के लिए ना वो आपके पास ओर्स होने चाहिए कि मैं डायरेक्ट तो कर सकूं, बाकी वो पानी इतना ज्यादा है कि आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट, सही है। तो हाइप अपनी जगह पे है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल अपनी जगह पे एक अलग चीज है। इस चीज को अपने जहन में रखें। यानी आप ये कोर्स में अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लें, हर चार्ट के बारे में अच्छी तरह इंफॉर्मेशन हासिल करके, देन यू हैव लर्न बीआई। सिंपली ये कि मैं डेटा इंपोर्ट करके ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया और मैंने कुछ चार्ट्स बना दिए, ये दिस इज नॉट बीआई अनलेस इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अभी हम इस फेज के ऊपर है कि मैं आपको मुख्तलिफ चार्ट्स का बिल्कुल इंटरनल एनालिसिस मैंने प्रेजेंट किया था कि एक एक एट्रीब्यूट को हमने जाके देखा कि वो क्या कर रहा है, क्या क्या उससे हम पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं एनालिसिस की। तो जैसे हमने कहा कि भाई अगर डायमेंशंस आपके पास ज्यादा है, जैसे प्राइस अवेलेबिलिटी, प्राइस कंडीशन, प्राइस मर्चेंट, ये सारे डायमेंशनल डेटा है जो कि आमतौर पे यहाँ पर हम स्लाइसर में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कभी भी सारे ब्रांड्स के क्रॉस कुछ नहीं देखना चाहूंगा अंटिल के वो स्कोर कार्ड के ऊपर एक टोटल सेल्स हो। स्कोर कार्ड हम यहाँ पे नहीं देख रहे, अभी हम मुख्तलिफ चार्ट्स का स्कोर कार्ड बनाना तो आसान काम है, ठीक है। अभी हम मुख्तलिफ चार्ट्स को एनालिसिस करें, ठीक है। तो लास्ट टाइम जहां हम रुके थे वो ये रुके थे कि जैसे मैं सारा तो ब्राउज नहीं करूंगा, अदरवाइज हम शायद खत्म ना कर पाए, लेकिन ये सारे चार्ट से ये हमने कहा स्टैक बार चार्ट, और आपका जो स्टैक बार चार्ट हो गया, हाँ सॉरी, द स्टैक बार चार्ट वाज ऑलमोस्ट दी अ वेरी यूजफुल चार्ट, जिसमें हमने ये कहा कि हम 4 डायमेंशंस तक एनालिसिस कर सकते हैं। आप वीडियो प्लीज सुन लीजिएगा क्योंकि इस पर रिपीट करने का टाइम नहीं है। 4 डायमेंशन तक हम इसका एनालिसिस एक ही चार्ट के अंदर कर सकते हैं, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये कलर की है, एक डायमेंशन जो है ना वो आपकी किसकी है, ये वाली है, ठीक है, कि मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और एक और डायमेंशन भी जो कि हमने यहाँ पे भी मुझे भी नजर नहीं आ रही है इसके ऑप्शंस के अंदर आप करें। तो हमने कहा था कि क्लस्टर्ड चार्ट जो है जी, एक्स एक्स, हाँ आपको सवाल पूछे थे, सॉरी। आर स्क्रिप्ट रन की है, पाइथन स्क्रिप्ट रन नहीं की, वो आप लोग कर लीजिएगा, ट्राई करेंगे।
असल में मैं चाह रहा हूँ दूसरे टूल्स हम शुरू करें, अगर आप मुझे याद दहानी करा दीजिएगा ईमेल वगैरह के ऊपर, तो मैं फिर एक उसके हैंड्स ऑन करके फिर आपको दिखा दूंगा। इतना मुश्किल काम आज के मैंने रन की है, तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है। सही है। तो हमने ये बात पिछली बार की थी कि स्टैक बार चार्ट हो गया, ये ज्यादा, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जो होता है ना क्लस्टर, क्लस्टर इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है अनलेस कि वो इस फॉर्मेट के ऊपर हो। क्लस्टर में रो बार्स वो अलग अलग कर देता है, तो इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं। तो स्टैक बार चार्ट और 100% स्टैक बार चार्ट ये बहुत यूजफुल थे, ये हमने लास्ट टाइम इस चीज पे हमने बात की थी, ठीक है। फिर हमने स्टैक्ड एरिया के ऊपर भी कुछ थोड़े से डिस्कशन किया था, काफी तफसीली किया था इनफैक्ट। यहाँ पर भी क्लस्टर्ड कॉलम वगैरह इसको छोड़ दें। अब ये जो 3 चार्ट्स हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिबन हो गया, which is basically analysis done across time of a particular category with respect to a particular legend। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टाइम के क्रॉस जो है ना, ये मेरी मुख्तलिफ ब्रांड जो है वो किस तरीके से, कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था। दैट्स अ वेरी वेरी यूजफुल चार्ट टू हैव। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो ये वही बंदा कर सकता है जो कि जिसने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत टाइम लगाया हो, चाहे उसने डायरेक्टली पाइथन पावर बीआई में की हो। ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर आप टाइम ज्यादा लगाएंगे तो आप एट्रीब्यूट्स को यूं पहचानना शुरू कर देंगे। अब जैसे मैंने इस डेटा सेट पे 5-6 घंटे काम कर लिया है, अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गई है किस तरह से क्या काम कर रहा है, इसको किस तरह से कंपैरिजन करना है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि रैंगलिंग फेज के ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, तो फिर आपके लिए ये सारे काम करना समझना आसान हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको इन चार्ट्स के ऊपर हैंड्स ऑन डिफरेंट डेटा सेट से अपने तौर पर भी ट्राई करके करना चाहिए, ताकि आपको इन चार्ट्स के अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आई एम थिंकिंग कि हर बच्चा अपना सेट ऑफ चार्ट्स पे कन्वर्ज करेगा कि यार मेरे लिए ये चार्ट जरा ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, जिनके थ्रू मैं हर किस्म का एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल रिबन चार्ट हो गया और आपका ये वाटरफॉल चार्ट हो गया जिसके थ्रू आप हाइज एंड लोस पकड़ सकते हैं। रिबन और वाटरफॉल में आमतौर पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम ही होता है, और टाइम देखिए मैंने यहाँ जनवरी किया, मैंने मंथ के हिसाब से लिया हुआ है, और उसके बीच में मैंने प्रोडक्ट्स अपने दे दिए। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि कौन से मेरे ब्रांड मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो वो ये बता रहे हैं बस जनवरी टू फरवरी में, जनवरी में टोटल सेल इतनी थी, फेब में इतनी थी, बीच में कौन सा हाई गया कौन सा लो गया। अब दिस इज समथिंग आप इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि आपका हाइज एंड लोज को पकड़ने में, एनॉमलीज को पकड़ने में बहुत कारआमद हो सकता है, ठीक है। आप अपने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स या ब्रांड सिलेक्ट करें और उनके आप डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन करके लोज निकालने की कोशिश करें, कौन सी चीज किस वक्त नीचे गई है। आई एम श्योर कि इस लेवल तक आपके मैनेजर्स को नहीं पता होगा कि किस महीने में कौन सी चीज ऊपर जा रही है, किस महीने में कौन सी चीज। जनरली उनको स्कोर कार्ड सारे याद होते हैं, जो आप स्कोर कार्ड में डालते हैं ना, वो मेरा ख्याल में उनके लिए सबसे कम यूजफुल चीज होती है। उनको पता होता है टोटल सेल इतनी है, क्योंकि वो बड़े मैनेजर्स को, बीओजीज को यही प्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्वार्टर की सेल इतनी रही, 6 महीने कितनी रही, साल कितनी रही। तो ये चीजें तो उनको याद होती हैं, और ये चीजें ज्यादा वेरी भी नहीं करती अनलेस कि कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए, ठीक है। तो जब तक पेन एरिया नहीं पता होगा ना, तो आपके लिए ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने पेन एरियाज आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली थी। अब फनल चार्ट के अंदर, इस डेटा के अंदर फनल चार्ट बनाने का कोई ज्यादा जवाब नहीं है। फनल चार्ट में होता ही है प्राइमरीली कि हम ये देखते हैं कि मेरा बिजनेस प्रोसेस चलता है। इट्स ऑलवेज अ बिजनेस प्रोसेस, इट्स नेवर लाइक अ सिंगल एंटिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपस में इंटरलिंक होके बड़ा बिजनेस चलता है। जैसे मैंने आपको सप्लाई चेन की एग्जांपल दी, तो सप्लाई चेन में मैं यहाँ पर रखूंगा मसलन लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग या ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी टू वेयर हाउस, शिफ्टिंग फ्रॉम वेयर हाउस टू द आउटलेट, एंड सेल। आउटलेट की जो भी आपने प्रमोशन लगाई है, सेल लगाई है, अब इनके आपस में मैं देखूंगा कि किस स्टेज के ऊपर मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैं हर स्टेज का अपना नुकसान या मेरा जो खर्चा हुआ है, कॉस्ट प्राइस है आज की, वो मैं इसके आई कैन हैव अ केपीआई फॉर दैट। और मैं जब उसका फनल बनाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस मेरी किस तरीके से कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो सप्लाई चेन में मेरे बॉटल नेक कहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर ये मेरी जो मैक्सिमम प्राइस है वो यहाँ इस स्टेज फरवरी में कम हो गई। नाउ दिस इज लाइक अ बॉटल नेक, ठीक है। अगर मेरा लॉस कम हो रहा है तो वो मेरे लिए अच्छी बात है, लॉस ज्यादा हो रहा है तो मेरे लिए वो खराब बात है। तो इस तरह से आपका आपका जहन जब होगा ना, अच्छा जरूरी नहीं कि आप ये चीज डेटा को इंपोर्ट करने से पहले आपको पता हो।
अब मुझे पता चला अच्छा फनल चार्ट भी है, अब मैंने अपने डेटा को उस हिसाब से क्या किया, मॉडल किया। ये भी यहाँ पे एक चक्कर करना पड़ता है कि चार्ट को सही तरह इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टू जनरेट द न्यू डेटा, ये भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास तो पहले डेटा था नहीं, लेकिन मैंने पिछली बार बताया था कि मैंने टारगेट वेरिएबल्स क्रिएट किए खुद। सेल्स के टारगेट्स वगैरह मिलते हैं ना, वो ये आपको डेटा मिल जाएगा कंपनी से कि जब भी कोई सेल्स वगैरह का बिजनेस हो तो उसमें टारगेट्स होते हैं कि अभी इतना मेरा केपीआई है। जैसे मैं कहूँ कि कस्टमर विजिट्स एक दिन में 6,000 हुई है, टारगेट कितना था, 6,500 था। ठीक है, तो मैनेजर टारगेट सेट करेगा और टारगेट मीट हो रहे हैं तो उसके भी स्कोर कार्ड यहाँ पे 4 या 5 ऐसे विजुअल्स हैं जिनके ऊपर आप वो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट मीट हो गया या टारगेट मीट नहीं हुआ। दैट इज समथिंग दैट दे वांट टू सी, दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, जो कि वो देखना चाहेंगे। हाँ अच्छा, मैं बता देता हूँ, सॉरी। देखिए टारगेट, हाँ टारगेट जो आता है ना वो बिजनेस की तरफ से आता है। तो आपने खुद ही रैंडम वैल्यू, मैंने तो एक रैंड बिटवीन का फंक्शन लगा के ना, पिछली बार मैंने बताया था, मैंने तो खुद एक जनरेट किए। लेकिन मैंने जितनी भी पावर बीआई वगैरह की वीडियोस देखी हैं तो उसमें वो एक लोडेड डेटा सेट वो करके दिखा देते हैं। तो दिस कम्स फ्रॉम द बिजनेस, कि टारगेट क्या होगा। और ये चीज वो ऐसी कि आपको मतलब दिस इज समथिंग, अगर वो नहीं है डॉक्यूमेंटेड तो कंपनी में डॉक्यूमेंट इसको करवाएं कि भाई टारगेट्स तो अब अचीव होने चाहिए ना, कि हर सेल का टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सेल्स पर्सन का एनालिसिस कर रहे हैं तो दैट्स एन एक्सीलेंट वे टू शो कि किसके टारगेट ज्यादा अचीव हुए हैं, किसके कम अचीव हुए हैं। इस तरह के आपको बहुत सारे चार्ट्स नजर आ जाएंगे ऑनलाइन भी। अच्छा, इसके अंदर आपका सवाल ये था कि यहाँ पर जो मैंने रखा है, यहाँ पर वो वेरिएबल आएगा जो जिसमें हायरार्की मौजूद है। इट विल बी अ कॉलम जिसके अंदर मेरे प्रोसेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम होंगे या स्टेप्स होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर, वेयरहाउस वगैरह सब कुछ। यहाँ पर बहरहाल मैंने क्या रखा है, टाइम को रखा है, इसलिए वो टाइम के हिसाब से वो दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिंपली मैक्स प्राइस का एवरेज कर लिया है। तो मेरे लिए अभी एनालिसिस क्या बन रहा है कि जी किस तरीके से मैक्स प्राइस जो है वो कम कब हो रही है और ज्यादा कब हो रही है, वो फिर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आप इसको समझ लीजिए, सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सेल्स मेरी किस महीने में कम हो रही है, किस महीने में ज्यादा हो रही है। और यहाँ पर जो है ना आपको ये भी यहाँ पर ये दिखा देगा कि ये कितने उसका परसेंट है। तो दिस इज 61% ऑफ द प्रीवियस, तो 61% सेल्स मेरी कम हो गई इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए। जनवरी के मुकाबले में 61% यहाँ पे कम हो गई। ये मेन चीज है जो कि हमने देखना है कि किस तरह वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि अप्रैल से लेके जो है, यानी मेरा जो सेकंड क्वार्टर है वो सबसे हेल्दी है और मेरा जो थर्ड क्वार्टर है वो प्रॉब्लली सबसे ज्यादा वीक है। ठीक है, और आखिरी क्वार्टर मेरा फिर हेल्दी है। तो इस तरह मुझे पूरा एक फ्लो समझ में आ रहा है। अगर मैं यही चार्ट मुख्तलिफ उसके लिए बना लूँ ब्रांड्स के लिए, तो आई कैन डू अ वेरी गुड कंपैरिजन कि कौन से ब्रांड्स मेरे अच्छे जा रहे हैं, कौन से बुरे जा रहे हैं। लेकिन उस चीज के लिए आपको ना पीछे से कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में होने चाहिए। दैट्स द थिंग। ठीक है, अच्छा स्कैटर प्लॉट आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक चार्ट है। दिस इज नॉट इवन लाइक डेटा साइंस, तो स्टैटिस्टिक्स का चार्ट है स्कैटर प्लॉट बनाना। और टिपिकली हम इसको रिग्रेशन में डाल देते हैं, क्योंकि रिग्रेशन जो है ना वो स्टैट्स का बेसिकली वो है चार्ट है। इट्स नॉट लाइक कि आप कहें कि डेटा साइंस ने रिग्रेशन को क्रिएट किया है, ऐसा नहीं। रिग्रेशन तो बहुत पुरानी चीज है, मे बी 60-70 और मे बी 100 ईयर्स अगो को देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर एक चीज ये आती है कि स्कैटर प्लॉट आमतौर पे हम दो वेरिएबल्स के दरमियान निकालते हैं। यहाँ पे मैंने पता नहीं किसके क्रॉस निकाला हुआ, मैक्स प्राइस और वेट। ठीक है, तो ये मैक्स प्राइस है और ये वेट है, तो हालांकि मुझे उल्टा रखना चाहिए था। तो बेसिकली आपको एक लीनियर कोरिलेशन नजर आ रहा है। ठीक है, कि जब वेट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। इस तरह आप कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली लीनियर। और ये जो इसके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट है इसका, क्या कहते हैं, लेजेंड। लेजेंड में मैंने रख दिया ऑन सेल, यानी प्रमोशन पे था या नहीं था। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऑन सेल किया तो अब ये दोनों का मुझे वो साथ में नजर आ गया। ये एक इसके अंदर एक नया एडेड फीचर है। अच्छा, एक इसमें वैल्यूज खाली क्यों है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेट मी पुट द टारगेट हियर।
हाँ ये लेगा नहीं इसको। सी अगर मैं मंथ डाल दूं, वाई एक्सिस पे क्या है अभी? वाई एक्सिस पे वेट है, एक्सिस पे वेट है। लेट्स कीप इट देयर। ये वैल्यूज का मुझे, a point is plotted for each value in this field। हाँ ये असल में वो इस तरह से नहीं, अगर आप टिपिकल जाते तो एक्स और वाई पे ही आप रखें। और ये आई नीड टू हैव अनदर वेरिएबल, टारगेट ले नहीं रहा ये, रिमूव वेरी से। दिस इज अ थर्ड डायमेंशन जिसके क्रॉस आप वो कर सकते हैं। अच्छा हाँ ये आई फॉरगॉट जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें ये आ रहा है, देखें बात ये है कि अगर नजर आ रहा है आप लोगों को ये, ठीक है, अगर मैं वैल्यूज नहीं रखता तो मैक्स प्राइस को आपको क्या करना पड़ेगा, डोंट समराइज। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका बीआई चार्ट्स में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि केपीआई देंगे तो उसको वो सम में ले जाएगा, ट्राइंग टू समराइज दैट। तो मैंने मैक्स प्राइस को कह दिया कि डोंट समराइज। और ये जो वाई एक्सिस है वेट, ये बेसिकली मेरे हाथ में समराइज ही है, सम हो रहा है उसका, ठीक है। इस मामले में वो वैल्यू कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कर दें, सम कर दें इसको भी, एंड देन यू पुट द टारगेट हियर। अब ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहा है और साथ में टारगेट वैल्यूज भी आपको बता रहा है कि टारगेट वैल्यूज क्या होंगी, कि टारगेट ये कितना था, मैक्स प्राइस कितनी थी, टारगेट, तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये दो इसकी, ये इसके दो वो हैं मोड्स ऑफ यूजेज है। तो आई गेस कि सिंपल वाला रखें आप, ये आपके लिए, अनलेस कि आप इसको इसको पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप इस तरह की चीज कर लें। बहरहाल ये दो इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक तो लेबल आ सकता है और दूसरा वो लेजेंड आ सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसको करके देख सकते हैं। अच्छा आगे, अच्छा पाई चार्ट के बारे में ये याद रखिएगा कि पाई चार्ट इज नेवर, क्या बताया था मैंने पाई चार्ट के बारे में? वो तो मैंने कहा था ना, आपका क्या ख्याल है जी? रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती, क्या मतलब? हाँ ये बात सही है। इसमें जब तक आपके पास 3 से 5 कलर्स हैं तो ठीक है, 3 से 5 कलर्स में पाई चार्ट जो है वो आपको सही रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि अब देखिए मैंने मुस्तकिल यहाँ पर एक स्लाइसर लगाया हुआ है, क्योंकि जो ओलैप क्यूब का मैं आपको बता रहा था ना, ओलैप क्यूब में यही होता था, उनके पास इतने चार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। 2-3 चार्ट्स होते थे, जैसे बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, और मे बी आई डोंट नो लाइन चार्ट हो गए। ये बेसिक चार्ट्स हमारे यही हैं, जिनसे दूसरे चार्ट्स अब और आगे निकल गए। तो ये चीज वो लोग कर रहे होते थे कि भाई फिल्टर लगा लगा के चीजें चेक करके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जिस तरह से यहाँ पर आपके स्लाइसेस में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ भाई, एवरेज ऑफ मैक्स प्राइस बाय ऑन सेल एंड प्राइस कंडीशन। तो बताएंगे यहाँ पे क्या मतलब है इसका। कलर तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल पे था या नहीं था, तो ग्रीन और ऑरेंज का तो ये डिस्टिंक्शन हो गया, ग्रीन और ब्राउन जो भी आप कहें, ठीक है। और दिखा वो मैक्स प्राइस रहा है, एवरेज मैक्स प्राइस कितनी है, एवरेज सेल आप कह रहे हैं, ठीक है। और प्राइस कंडीशन के हिसाब से बता रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट प्राइस कंडीशंस। ये जितने भी सेक्शंस बन रहे हैं ना वो डिफरेंट प्राइस कंडीशन। प्राइस कंडीशन कौन सी वो आप देख लें, ये है न्यू, सेलर रिफर्बिश्ड, यूज्ड, मैन्युफैक्चरर रिफर्बिश्ड, न्यू और यूज्ड और मैन्युफैक्चरर रिफर्बिश्ड। यानी मतलब जो इसके अंदर है वो फिर इसके अंदर भी है जो कि एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी ये अलग पूरा डेटा है और ये अलग पूरा डेटा, तो मैन्युफैक्चर रिफर्बिश्ड यहाँ भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, जाहिर सी बात है। ये सेल वालों के लिए, ये नॉट प्रमोशन वालों के लिए, और ये नॉट प्रमोशन वालों के लिए। सही है, समझ आ रही बात की, क्लियर हुआ ये? तो ये क्या चार्ट बता रहा है आपको, बताएंगे मुझे? यहाँ पे न्यू के अंदर मैक्सिमम है
810 एवरेज मैक्स प्राइस है, यानी आपकी प्राइस कंडीशन न्यू है, और यहाँ पर भी न्यू में सबसे ज्यादा है। परसेंटेज किससे लेना है? परसेंटेज किससे लेना है? परसेंटेज ही तो इसका, ये पूरा 100% है ना उसमें, क्या टोटल 100% होगा मुझे नहीं मालूम। 30, हाँ ये टोटल 100%, ये पूरा अगर 100% ले तो इसके कितने वो एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है मैक्स प्राइस की, उसको रेशो निकाल लिया बस। पाई चार्ट में तो परसेंटेजेस होंगी, तो दिस पाई चार्ट इज गुड रिगार्डिंग द बैकग्राउंड, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट आप बढ़ा दें तो डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे वो लेबल ऐड कर दें कि ये पार्टीशन कौन सी है। दिस पाई चार्ट सीम्स गुड, ठीक है, तो ये सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको कलर कॉम्बिनेशन और सब चीजों का जरा ख्याल रखना पड़ेगा इन ऑर्डर के भी दूसरे बंदे को अच्छी तरह बात समझ में आ जाती। जी ये है ना, ये चीज है, ये स्टिकी स्लाइसर है। ये असल में ये जो फिल्टर है ना, इसको ना इस्तेमाल करें, ये फिल्टर्स, ये इसका पेन कंफ्यूजिंग है बहुत। आप डायरेक्टली मल्टीपल स्लाइसर्स भी डाल सकते हैं, ये चीजें जल्दी जल्दी सीखने में, क्योंकि आज तो हमारा इसका आखिरी लेक्चर है। ये चीजें आपके काम आएंगी, पावर BI एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टी स्लाइसर, हाँ हाँ, अब जैसे मैं मल्टी स्लाइसर की मैंने बात की, मैं कह रहा हूँ आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो खुद ऐड हो जाएगा, और फिर आप उसके अंदर अपने कॉलम ड्रैग करके डाल दें तो वो उसका स्लाइसर आपके सामने का। मल्टीपल क्लिक करने के लिए कंट्रोल दबा के क्लिक करना पड़ेगा, यानी इसमें ये नहीं है कि वो चेक बॉक्स की तरह नहीं है, ये कंट्रोल दबाएंगे तो मल्टीपल क्लिक्स होंगे, ठीक है। तो अपने डायमेंशंस को इस तरह सेलेक्ट करना कि यहाँ पर चार्ट जरा थोड़ा सा अच्छा नजर आए और एनॉमलीज भी डिटेक्ट करे। ये भी एक आर्ट आपको सीखना होगा कि किन चीजों, अब जैसे मैंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मैंने उन्हीं को लिया हुआ है, छोटी कंपनीज का डेटा इतना ज्यादा है नहीं, तो मैंने एसोस और एसर और गूगल और इस तरह जूम, JVC, सोनी पैनासोनिक का वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो मेन डेटा उनका उन्हीं का है यहाँ पे, सोनी और पैनासोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चीज क्लियर हो गई है कि एवरेज सेल जो है ना वो प्रमोशन के बगैर ज्यादा है, प्रमोशन पे कम है, लेकिन हो सकता है प्रमोशन की ड्यूरेशन ही लिमिटेड हो, सही है। तो आपको वो थोड़ा सा टाइम कंपैरिजन भी करना चाहिए, हमारा जितना वो था हमने इसके हिसाब से कर लिया, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो जैसे इसके अंदर और वैल्यूज, तो टूल टिप्स को मेरे ख्याल में अवॉइड करें। टूल टिप में जो आप कॉलम डालेंगे वो टूल टिप के साथ आ जाएगा, लेकिन इफ यू थिंक कि वो दिखाना जरूरी है तो आप दिखा दें, होवर करने पे आएगा, जी जी होवर करने पे आएगा वो, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग 3 डायमेंशन तक मेरे ख्याल में आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। क्लस्टर्ड बार चार्ट वगैरह वो बेहतरीन चीज है कि वो 4 तक आपको खींच देता है, लेकिन 3 तक हम लोग सुकून से चीजें एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 4 या 5 पे जाएंगे तो वहां से मुश्किल शुरू, मेरा अपना जाती ख्याल है। दिस इज कंसिडर्ड मच मोर बेटर देन द पाई चार्ट, क्योंकि ये डज नॉट कंज्यूम दैट मच स्पेस, और आई मीन दिस इज समथिंग जो कि वी ऑल वांट टू ईट, सही है, तो उसका भी बीच में एक फैक्टर आ जाता है। बाकी चीज वही है जो कि मैंने बताई थी, सही है। एवरेज और मैक्स प्राइस बाय प्राइस कंडीशन, तो ये मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं किया, इट्स जस्ट 2 वेरिएबल्स, ये प्राइस कंडीशन है और उसकी मैंने एवरेज आया, तो ये देखिए इट्स अ प्रीटी गुड थिंग। ये चीज आप वो ऊपर भी डाल सकते हैं, स्कोर कार्ड्स के साथ भी डाल सकते हैं कि भाई ये हमारा डोनट चल रहा है उसके हिसाब से, तो इसको अलग से दिखाने की शायद जरूरत भी ना हो, ऊपर एक टिपिकल दिखा दें कि ये डिवीजन आ रहा है। खासतौर पर अगर 2 या 3 कैटेगरीज हैं तो आप इसको ऊपर भी डाल सकते हैं। दिस फॉन्ट्स नीड्स टू इंक्रीज, वैसे तो इससे हमें आराम से पता चल रहा है कि सेलर रिफर्बिश्ड जो है ना उसका सेकंड नंबर पे है, और न्यू जो है वो अच्छा, ये देखें ये चीजें बड़ी अनइंटरेक्टिव सी हैं। न्यू का क्या मतलब है, तो मैंने चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, तो इसको मैं चेंज नहीं कर पाया, तो इट शुड बी समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल टू सी, सही है जी। क्या अच्छा माना जाता है, बैकग्राउंड ब्लैक हो या व्हाइट? ब्लैक मेरा ख्याल में, हाँ। तो आजकल बड़ा डार्क मोड भी आ रहा है ना हर चीजों में, तो ब्लैक नाइट ग्रीन है ना, नाइट ग्रीन जो है वो काफी है, लेकिन मतलब वो आप उस वक्त करें जब आपके पास चीज बड़ी कॉन्क्रीट हो दिखाने के लिए, क्योंकि मसला ये है कि
डेस्कटॉप के लेवल तक तो सही है, जब आप इसको रेंडर करेंगे किसी रिपोर्ट में तो देन इट इज गोइंग टू टेक प्रोबेबली, जितना हैवी होगा उतना ही वो होगा, लेकिन खैर कलर चेंज करने से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ट्राई टू जितना अच्छा कर सकते हैं, मैं तो ज्यादा ब्लैक पे काम करता हूँ। अच्छा, दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट विच इज कॉल्ड अ ट्री मैप इन मोस्ट BI टूल्स। इसके अंदर मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि आपको मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए बहुत फायदेमंद है, स्पेशली अगर उन डायमेंशंस की कैटेगरीज बहुत ज्यादा ना हो। सही है, उसके लिए बहुत, मसलन प्रोडक्ट कैटेगरीज आपके पास 5 हैं या 10 हैं, और हर प्रोडक्ट की आगे से 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, तो टोटल जितने भी 30, 40, 35 बन जाएंगे, उसका यहाँ पे बॉक्स आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप के अंदर आई हैव पुट इन 2 थिंग्स, प्राइमरी कैटेगरीज। प्राइमरी कैटेगरीज के अंदर, इसके अंदर ज्यादातर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, यानी इस डेटा के अंदर जो प्राइमरी कैटेगरी वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ज्यादा ना, मतलब तकरीबन 90% डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 हैं। और मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, और फिर मैंने नीचे उसकी हायरार्की बना दी सेकेंडरी कैटेगरी। ठीक है, उसी के नीचे मैंने ड्रैग कर दिया सेकेंडरी कैटेगरी, तो सेकेंडरी कैटेगरी भी उसके साथ ही लिखी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो गेम्स। ऑब्वियसली ये नाम हमें थोड़े से अच्छे करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स सी मोर, माइक्रोसॉफ्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैंने फिलहाल फिल्टर करके मैं यहाँ तक मैंने खुद उसको वो किया है। ठीक है, अब इस तरह, और डिटेल्स में क्या डाल दिया, डिटेल्स में मैंने डाल दिया प्राइस कंडीशन, और वैल्यूज में डाल दिया एवरेज मैक्स प्राइस। अब डिटेल्स में क्या है, वो यहाँ पे होवर पे आ जाएगा। सही है, तो अब ये जो बॉक्स का जो साइज है ना, दैट इज टेलिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि मुझे यूं करके देखते ही समझ में आ सकती है कौन से प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी ज्यादा सेल दे रही है, कौन से प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी कम सेल दे रही है। अच्छा, आमतौर पे याद रखिएगा, एक स्लाइसर जो कि लाजमी होना चाहिए वो आपका टाइम का स्लाइसर है। मतलब देखिए, मैंने आपको शुरू में शायद ये बात बताई थी कोर्स के शुरू में कि टाइम इज समथिंग विच इज, जिसके अक्रॉस पैटर्न्स चेंज होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 साल का डेटा आप एनालिसिस करें, 3 साल का करें, हो सकता है कि पिछले 6-7 महीने में कुछ अनोखी चीज आपके सामने आई हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 1 साल उस स्लाइसर को यूं करके 1 साल पे ले जाओगे, 1 साल में आप देखोगे क्या हुआ। और ये रन टाइम पे भी क्वेरीज आती हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, 2 महीने के मुकाबले में क्या हुआ था, पिछले 6 महीने में क्या हुआ था। तो वो उसी वक्त आप टाइम को एडजस्ट करें और यहाँ पे चार्ट फौरन तब्दील हो जाएगा। सही है, तो टाइम का स्लाइसर जो है ना वो हमेशा होना चाहिए, उसके हिसाब से ये जितने भी चार्ट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, आपको डिफरेंट पैटर्न्स या ट्रेंड्स दिखाएंगे। तो आपको 5 से 10 चार्ट्स पे फोकस करना है हर प्रॉब्लम के लिए। मेरे ख्याल में 5 से 10 आपके पास कॉन्क्रीट चार्ट्स होने चाहिए, जो कि मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस और स्लाइसर मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस को चेंज करके उनमें से आप एनॉमलस पैटर्न्स निकाल सकें। तो जब भी आप कोई डेटा इंपोर्ट करें तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मैंने चार्ट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, और उसके लिए आपको कन्वर्जेंस में टाइम लगेगा। लेकिन हर चार्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पाई चार्ट और डोनट चार्ट के अलावा आपके पास रिबन चार्ट है, वाटरफॉल है, फनल है, ये ट्री मैप है, ये मेरे ख्याल में चारों तो होने चाहिए। एरिया चार्ट्स आपके पास होने चाहिए टाइम के पैटर्न दिखाने के लिए। क्लस्टर्ड बार चार्ट आपके पास 1-2 होने चाहिए, 100% स्टैट की शायद जरूरत पड़ जाए। उसके अलावा भी आगे 1-2 चार्ट्स हैं, टॉर्नेडो चार्ट वो बड़ा जबरदस्त है, सैंकी चार्ट है वो भी बहुत जबरदस्त है। शायद ये वो चार्ट्स हैं जो आपके प्रोग्राम में हमेशा होने चाहिए। हाँ देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्राइमरीली सिर्फ प्राइस का, सेल का एक ही है, फिर भी हमने सारे चार्ट बना लिए हैं ना। आपके पास तो आमतौर पे ज्यादा होंगे। ट्री मैप। तो सर आपने बोला कि कैटेगरीज अगर इसकी लिमिटेड हो एक डायमेंशन की तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगी। आप सुकून में उस वक्त रहेंगे जब आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की वैल्यूज कम से कम हो। अगर नहीं है तो आप उनको स्लाइसर में डाल दें। अब जैसे ई कॉमर्स में मेरे पास
50 मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं क्या करूं, मैं इनको कम तो नहीं कर सकता, तो आई विल यूज द स्लाइसर। अदरवाइज ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरीज, इसका तो कोशिश करें कम हो। प्रोडक्ट नेम आप कम नहीं कर सकोगे क्योंकि वो तो पूरा नाम है, लेकिन कैटेगरीज तो आपके अपने हाथ में होती है कि आपने कैटेगरी किस तरह में जी। जरूरी हो सकता है, जरूरी हो सकता है। मसलन अब जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये सबसे कम है, अब मैं देखूं इसके अंदर यार प्रोडक्ट नेम क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं ये प्राइस कंडीशन हटा दूं, अब मैंने ये डाल दिया, अब ये प्रोडक्ट नेम मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ रहा है जिसका सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सल वालों का आ रहा है। तो इस तरह फिर प्रोडक्ट, मतलब टूल टिप का मकसद ये होता है कि जो अगर आप आखिर में आके किसी चीज को एसोसिएट करना चाह रहे हैं तो टूल टिप में डाल दें उसको। तो प्रोडक्ट नेम आ गया, पता नहीं वो माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से प्रोडक्ट नाम आ रहा है, वो तो किसी कंपनी का नाम है, बहरहाल ठीक है। सही जी, क्लियर है। अच्छा, ये गॉज है और ये सबसे सिंपल गॉज है। अभी इसके अलावा ट्रैफिक गॉज भी है और भी दो तीन मल्टी अच्छे एडवांस गॉजेस हैं, उनका भी तरीका कमोबेश यही होता है। अब इसके जो है ना, ये वो चीजें जो कि आप ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन यह उस वक्त कीजिएगा जब आपके पास कोई टारगेट वैल्यू हो, टारगेट से हम कितना दूर हैं। और टारगेट को शो करने के लिए आपके पास मल्टी केपीआई स्कोर कार्ड वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ स्कोर कार्ड वगैरह भी आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर क्या है, वैल्यू में मैंने एवरेज मैक्स प्राइस डाल दिया है। मिनिमम वैल्यू आमतौर पे 0 होती है, वो 0 जाने दें। मैक्सिमम मैंने मैक्स प्राइस का मैक्सिमम ले लिया है, सही है। और टारगेट के लिए टारगेट मेरे ख्याल में मैंने यहाँ तो नहीं डाला, हालांकि मेरे पास टारगेट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने यहाँ किया था वो। नहीं, वो असल में दिखाना जरूरी होगा ना। ये मैंने 90 कहीं लिखा था यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो सॉरी, आई रोट इट समवेयर। अब यहाँ मुझे बात नहीं। हाँ, ये गॉज एक्सिस के ऊपर मैंने मिनिमम 0 टारगेट 90 में यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मतलब टारगेट का एक अलग कोई कॉलम भी हो सकता है जो कि आप वहां ड्रैग कर सकते हैं। उसको ड्रैग करके देखते हैं। मुझे इसका इतना भी वो, मैंने ट्राई किया था यार, मुझे 90 वैल्यू है जो कि यहाँ से मैंने खुद अपनी तरफ से एक वो डाला है ना, 86.21 ये आ रहा था, मैंने इसको 90 कर दिया ताकि दिखाने के लिए टारगेट से कितना दूर हूँ या करीब हूँ। ये तो मैंने खुद किया, लेकिन मैं यहाँ पे जरा, आई थिंक ये आ जाएगा, एक मिनट है, मैं लेट मी जस्ट रिमूव इट फ्रॉम देयर। हाँ, ये अब ये जब मैं प्लीज, जब मैंने यहाँ पे टारगेट को ड्रैग किया, टारगेट का कॉलम मैंने खुद बनाया हुआ है और मैंने उसकी पूरे की एवरेज ले ली, तो जो कि मैंने बैक्स प्राइस की भी एवरेज ली है और टारगेट मैंने जरा क्लेवरली ऐसा क्रिएट किया कि वो बैक्स प्राइस के करीब करीब हो, थोड़ा सा आगे हो। तो यही चीज यहाँ पे एवरेज करके 87.4 आ गई। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं टारगेट से थोड़ा सा पीछे हूँ, तो टारगेट भी आप यहाँ पे वो करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई इतना बड़ा यहाँ, इतना बड़ा वो चीज है नहीं। यहाँ पर भी आप जी, आप नहीं डालना चाहे टारगेट ना डालें, लेकिन भाई इस तरह दिखाने से, हाँ देखिए, आपके पास अगर इस तरह की चीजों की डिटर्मिनेशन है कि मेरी मैक्सिमम सेल्स टोटल कॉलम में कितनी रही है, और उसके मुकाबले में या मैक्सिमम आप अलग से भी दे सकते हैं, लेट्स से कि मैक्सिमम वो है जो पिछले साल की थी या पिछले महीने की,
अगर आप इस महीने का एनालिसिस करें वो मैक्सिमम डाल दें आप। अब पिछले महीने के मुकाबले में अभी कहां पर पहुंचा हूं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैक्सिमम आप क्या रख रहे हैं, मिनिमम क्या रख रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये बिजनेस से नॉलेज आएगा और इससे आपको पता चलेगा, और ये चीज आपकी फिर हर महीने अपडेट होती रहेगी या हर दिन। ई कॉमर्स में तो शायद रोजाना। ठीक है, अच्छा, कार्ड तो हम कर चुके हैं। कार्ड इज द मोस्ट सिंपल वन, वो तो कोई, लेकिन मेरे ख्याल में कि कार्ड से बेहतर है गॉज। गॉज शायद कुछ कुछ चीजों के लिए गॉज बेहतर हो, कुछ चीजों के लिए कार्ड बेहतर हो। आई डोंट नो कि इसमें क्या होगा। एक नॉर्मल ट्रेंड है, एक नॉर्मल ट्रेंड है, हर जरूरी तो नहीं है। स्कोर कार्ड तो वन डायमेंशन होता है जी, वन डायमेंशन होता है स्कोर कार्ड तो। क्या कह रहे हैं? स्कोर कार्ड तो जो कार्ड होता है वो तो वन डायमेंशन होता है। जी, ऐसे फंड ही हो बिल्कुल। देखें, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन कम से कम पहले शीट पे तो होना चाहिए। हर शीट पे होना जरूरी नहीं है। होता ये कि ऊपर जब आपने हर चीज लिखी होगी ना, उसके पर्सपेक्टिव से नीचे के चार्ट्स को देखना, वो चीज फायदेमंद हो सकती है। अच्छा, टोटल इतना चल रहा है और आपने ये नामली निकाल रही है, तो कंपैरिजन करना फिर आसान होता है। और भरे नहीं उसको, ये वो चीज नहीं है कि पीपीटी आप बना रहे हैं तो पूरी शीट भरी होनी चाहिए। डैशबोर्ड में खुला खुला रखेंगे तो समझना आसान होगा। स्कोर कार्ड भी मैक्सिमम 3 तक रखें तो सही है। बिल्कुल कॉन्क्रीट जो चीज है ना, वो 3 ऊपर रखें, और ऐसी चीज रखें जो रेगुलरली चेंज हो रही हो, हर हफ्ते में चेंज हो रही है, वो चीज ऊपर रखें। वरना ये लिखना कि जी मेरी टोटल सेल पूरे 2 साल की ये रही है, वो तो आमतौर पे वो चीजें निकाल ही लेते हैं। पर ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक ये चीज है मल्टी रो कार्ड, यहीं पे कहीं होगा, ये है शायद, ये कार्ड है, ये गॉज है, ये कार्ड है, और ये मल्टी रो कार्ड है। मल्टी रो कार्ड में एक ही रो में आप मुतअद्दिद जो है ना वो केपीआईज डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मुझे इतना समझ नहीं आया क्योंकि इसकी स्पेसिंग वगैरह में मुझे काम करना पड़ रहा था, और इसमें 2-3 चीजें और थी जो मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही थी। ये फील्ड्स मैंने तीनों यही डाल दी थी इकट्ठे ही, और बाकी ये, हाँ, यहाँ पे खेल है इसका सारा ना, कॉल आउट वैल्यूज, कैटेगरी लेबल, कार्ड्स, यहाँ पे सारा इसका खेल है। स्पेसिंग क्या रखनी है, कलर क्या रखना है, ये इफ यू कैन प्ले विद दैट इट्स फाइन। अगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है, आप मल्टी मल्टी रो कार्ड इस्तेमाल कर लें। ठीक है, हाँ, अब ये चीज थोड़ी सी जो है ना, ये इसको, इसके लिए मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है केपीआई, इट्स देयर, इट्स वन ऑफ द कॉमन वंस। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये बेसिकली ट्रेंड दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स देयर टू शो द ट्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने इंडिकेटर क्या रखा हुआ है, इट्स माय सेल प्राइस बेसिकली। और जो मैंने पावर बीआई की वीडियोस देखी उसमें ईयरली ट्रेंड के ऊपर ज्यादा फोकस है। हालांकि हमारे पास सिर्फ, मेरे ख्याल में डेटा तो है, लेकिन ज्यादा डेटा हमारे पास 17-18 का है इस डेटा सेट में। 14-15-16 का मेरे ख्याल में कम है। ठीक है, बहरहाल मैंने इसको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया, डेट सीन का ईयर कर दिया मैंने। ठीक है, और टारगेट को मैंने क्या रख दिया भाई, टारगेट को टारगेट रख दिया। अब सवाल क्या पैदा हो रहा है यहाँ पे कि आप मैक्स प्राइस और टारगेट, मैक्स प्राइस और टारगेट आपके सालों के हिसाब से किस तरह से वेरी हो रही है, कितना मीट हो रहा है, कितना मीट नहीं हो रहा। तो अब देखें, अब मैंने यहाँ पे टाइम का स्लाइसर लगाया। अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ पहले दिन से। ठीक है, ये हाँ कंफ्यूजिंग है। ये बेसिकली शो कर रहा है कि आप अपने गोल से कितना दूर है, अब अपने गोल से कितना दूर है। ये है, रेड का मतलब है कि खतरा है, ग्रीन का मतलब है कि आप मीट कर रहे हैं टारगेट को। ठीक है, तो अभी इसको, हाँ, आप बताएंगे ना। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, गोल 720.07 के, और आप अपने गोल से अभी 720.06 के पर हैं। और ये मैंने लिया हुआ था, मेरे ख्याल में एवरेज लिया हुआ था, नहीं मैक्स प्राइस ही लिया हुआ है। अभी इसको ना मैं देखना, एक चीज देखना चाह रहा था असल में इसके अंदर। टारगेट वेरिएबल बनाना जरूरी है जी यार, इसके अंदर असल में ये
अब ये देखिए, अब वो पीछे छुप रहा है, अब वो छुप तो रहा है, इसको मैं देखता हूँ उसको किस तरीके से। हाँ, ये बात आपने अच्छी की है, लेकिन मुझे इसकी पहले समझ में आ जाए। ठीक है, ये नॉर्मल बहुत ज्यादा निकालता है ये तो पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको तो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यही तो आपको बता रहे हैं कि आप कब प्रॉफिट में जा रहे हैं, कब लॉस में जा रहे हैं। इसका असल में देखें, इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पर वो बता रहा है कि इस टाइम पीरियड के लिए 2016 से 2018 तक आपकी इस वक्त टोटल कितनी है सेल। ठीक है, अच्छा, उस पीरियड का जो आपका टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 204.58, तो आप अपने टारगेट से आगे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अपने टारगेट से आप आगे हैं, क्योंकि ग्रीन दिखा रहा है आपको, और 0.03% आप आगे हैं, उससे टारगेट से आगे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिकली आपको ट्रेंड्स बता रहा है कि कौन सा ट्रेंड आपका जा रहा है। अब ये लाइन यू क्यों है, यू किसका है, ये थोड़ा सा मजीद स्टडी करने की चीज है। तो ये मैं अभी तक यहीं तक पहुंचा हूं, मैंने खुद पहली दफा इसको इस्तेमाल किया परसों, तो मैं यहीं तक पहुंचा हूं कि इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स निकालने हैं जिसके अंदर आई एम गोइंग अप और गोइंग डाउन। मुझे इस किसी वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि ये यूं क्यों आ रहा है, यूं क्यों आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको खींच दूं अगर, हाँ ये देखिए ना, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है इस टाइम पीरियड में। इट कुड मीन, देख ये बेसिकली आपको ट्रेंड दिखा रहा है ना। अब ये मे बी इसका मतलब ये हो 2015 से 2018 में आपकी सेल जो है ना वो यूं जा रही है, यूं जा रही है, बट स्टिल ओवरऑल जो है वो आपके टारगेट को मीट कर रही है। ये इसका एक इंडिकेशन हो सकती है। बट अब यहाँ पर भी सही है, पूरे टाइम पीरियड के लिए भी आप सही जा रहे हैं। यहाँ पर अब देखें गड़बड़ हो गई, कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन। अच्छा, ये क्या हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम्म, आप लोग जरा ट्राई करें, जो लोग साथ साथ कर रहे हैं। हाँ, इट्स नॉट गोना, एक सेकंड में। अब देखें, ये सिर्फ डेट सीन के ऊपर है, मैंने ईयर पे मैं नहीं गया हूँ। लेट मी सी इफ इट अलाउज मी, नहीं ये मुझे हायरार्की का नहीं कर रहा। हम्म, ये मैंने इसको ईयर पे ब्रेक डाउन नहीं किया, मैंने इसको उसी पे रहने दिया है, डेट सीन के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लाइसर डेट के ऊपर डाल रहा हूँ ना। ईयर पे तो स्लाइसर नहीं डाल रहा मैं। ईयर के स्लाइसर का मतलब होता है कि आई शुड एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम दैट, एंड 2018, 19, 20 ईयर के ऊपर मैं करता इसको, लेकिन मैं स्लाइसर तो पूरी डेट पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे को थोड़ा सा ज्यादा मुझे तुक नजर आ रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरह से ये चीज वेरी कर रही है। लेकिन यहाँ पे वही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड आपके गोल ज्यादा मीट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। और उसकी वजह शायद ये है कि इसका डेटा भी कम है इनिशियल ईयर्स का। तो यू हैव टू जस्ट टेक दिस अप, क्योंकि यहाँ पे ये वो बता रहा है कि कितने परसेंट आप आगे हैं, कितने परसेंट कम है। ये बेसिकली ओवरऑल आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह कहें कि टू फाइंड आउट सम एनोमलस रीजंस। तो ओवरऑल आप एक एनालिसिस करके यहाँ से स्लाइस करके देख सकते हैं कि ज्यादा मैं टारगेट से नीचे कब गया हूँ। अब उसकी रीजन मालूम करने के लिए आप दूसरे चार्ट से इस्तेमाल कर लें, उसी टाइम फ्रेम को रख के स्लाइसर पे आप दूसरे चार्ट्स के थ्रू उसकी रीजन मालूम करने की कोशिश करें, तो ये चीज उसके काम आ सकती है, मेरा जाती ख्याल ये। ठीक है, उस रीजन को निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, इसी के एवज में आपका मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपको वो बता देगा कि किस दिन के ऊपर आपका टारगेट कितना था, ये कंप्यूट कर लिया उसने। और ये क्योंकि ये मैट्रिक्स मैंने पिछले ही चार्ट से एसोसिएट किया हुआ है,
आई हैव एसोसिएटेड दिस मैट्रिक्स विद द चार्ट इन द प्रीवियस डैशबोर्ड, ठीक है, ये मैंने इसी के साथ एसोसिएट कर दिया था। तो ये यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं, ये भी चीज, अच्छा ये तो खैर इसके साथ चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं कि कितना था। अगर आप मतलब अगर कोई टेबल देखना चाहे तो आप उसको मैट्रिक्स दिखा दें, मैट्रिक्स के भाई ये इस तरह टारगेट हो रही है, इस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, किस दिन के हिसाब से क्या हो रहा है, वो आप अपनी मर्जी है जिस तरह से इसको करना चाहें। हाँ, ये दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड, भाई देखें थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, चीजें बहुत जरूरी हैं। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ की इन्फ्लुएंसर, और आई थिंक ये वाला चार्ट है, ठीक है, की इन्फ्लुएंसर। की इन्फ्लुएंसर में बेसिकली आप ये निकालने की कोशिश करते हैं कि मेरी सेल्स को ज्यादा कौन सी चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, मेरी सेल्स को कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, ये आप शायद निकाल सकते हैं इसके अंदर से, शायद नहीं बल्कि पक्की बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे ड्रैग किया एनालाइज द मैक्सिमम प्राइस और द सेल, ठीक है, मैंने अपने केपीआई में ड्रैग किया, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इन्फ्लुएंसेस माय मैक्सिमम प्राइस टू इंक्रीज। अच्छा, किसके एवज में, किसके एवज में आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने बोल दिया भाई एक्सप्लेन बाय टारगेट, ठीक है, और एक्सपैंड बाय वेट, वेट के हिसाब से उसको एक्सपेंड करें और टारगेट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करें। क्या मतलब है इस चीज का भाई, आपका ये जो चार्ट बनेगा तो टारगेट की वैल्यूज के ऊपर आपकी मैक्स प्राइस एक्सप्लेन होगी, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें एक पक्का रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि जब आपका टारगेट इंक्रीज होता है तो आपका मैक्स प्राइस जो इंक्रीज होता है, तो आपने जो एक्सप्लेनेशन मांगी है वो जस्टिफाइड है कि टारगेट के हिसाब से मैक्स प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप स्कैटर प्लॉट बनाने से पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है, सब स्कैटर प्लॉट बना के जो है बाद में बैक ट्रैक करें, यहाँ पे आप देख लें कि भाई वो ट्रेंड इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब वेट का इसमें क्या ताल्लुक है, एक्सपैंड बाय वेट, आई थिंक ये जर्सी कि अगर मैं वेट हटा दूं यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे, सर एक्सपेंड बाय इसमें होना जरूरी है क्या? अच्छा यहाँ से फर्क नहीं जरूरी है क्योंकि वो निकाल नहीं रहा इसको, एक्सपैंड बाय लेट्स सी कि यहाँ पे, हाँ मेरे ख्याल में हो ये रहा है कि टारगेट का इससे कोरिलेशन निकालने के लिए इट नीड्स टू हैव सम सपोर्ट वेरिएबल इन प्लेस। मेरा जाती ख्याल ये कि मैंने निकालना है कि टारगेट इसको कितना एक्सप्लेन कर सकता है, उसके लिए मुझे कुछ सपोर्ट वेरिएबल चाहिए जिसके ऊपर मैं ये कोरिलेशन निकाल सकूं। इट्स माय अंडरस्टैंडिंग, बातें नहीं हुई बस, अब छोड़ दे बातें प्लीज। वो सपोर्ट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे वेट है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when target goes up by this amount, the average max price increases by this amount। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल कोरिलेशन आपको दिखा रहा है। आपको बताया ना कि इसको बेसिकली ये कोरिलेशन निकालने के लिए कोई वेट चाहिए, उसको कोई वेरिएबल चाहिए जिसके सपोर्ट के ऊपर वो कोरिलेशन निकाल रहा है। इंटरनल डायनेमिक्स मुझे क्लियर नहीं है इसकी, लेकिन उसके बगैर वो कोरिलेशन निकाल नहीं रहा। और इसमें एक मिनट है, इसको भी देखते हैं। इसमें एक चीज होती है सेगमेंट्स, when is max price more likely to be high, for example मैंने सेलेक्ट किया कि कब होगी, उसमें उसने ये दो क्लस्टर्स बेसिकली बनाए, और अगर आप इन क्लस्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे कि इन सेगमेंट 1 the average max price is 60.89,000, this is 5k units higher than the overall average 5.88k। यानी ये उसने सेगमेंट बनाया विद रिस्पेक्ट टू आपका जो है क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट के। देखिए इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर मेरे पास ये दो कॉलम्स हैं मैक्स प्राइस और टारगेट के, अब उसने क्या किया कि इनके कॉम्बिनेशन के आपस में क्लस्टर बना दिए। अगर मैं इन्हीं की रोज को आपस में तकसीम कर लूं तो मुझे पता चलेगा भाई इस क्लस्टर के अंदर मैक्स प्राइस टारगेट में इतना फर्क है, इस क्लस्टर के अंदर इतना फर्क है। तो उसने कहा अच्छा से आपको क्लस्टर बना के दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अगर क्लस्टरिंग करनी हो तो वो तो बेहतर है मशीन लर्निंग वाला ऑप्शन ले, ये थोड़ा सा एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। इफ यू कैन
इफ यू कैन जस्ट गेट कंट्रोल ओवर इट, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो मेन जो चीज है वो ये है कि दिस इज द मेन थिंग जो कि आपको समझनी है, कि ये चीज आपको समझ में आ जाती है कि मेरे मेरे केपीआई को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं न्यूमेरिकल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको चार्ट फिर बना के दे देगा। आई डोंट नो कि अगर इसको हम वो दूसरा दें, हाँ तो ये नहीं देगा इसको। आप मेरे ख्याल में यही चाहिए इसको, न्यूमेरिकल वेरिएबल। देखिए तुक भी बनना चाहिए ना, एक तुक भी बनना चाहिए कि भाई आप कोई लॉजिकल वेरिएबल डालो यहाँ पर जो कि इससे कोरिलेटेड भी हो, तो हम बताएंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो ये उस हिसाब से चीज है। ठीक है, एक्सपैंड, देखिए एक्सपैंड बाय का जो मतलब है ना, वो ये हो सकता है प्राइमरीली के, जो मुझे जो बात एक थोड़ी सी जिस तरीके से समझ में आ रही है, वो ये है कि जो वेट वेरिएबल है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, जो मेरा जो जाती ख्याल है। देखिएगा वेट यहाँ पे कहीं भी आपका आ नहीं रहा है इसके अंदर ना, लेकिन कोरिलेशन निकालने के लिए उसको प्रॉब्ली किसी थर्ड वेरिएबल की जरूरत है जिसके क्रॉस वो कंपैरिजंस करके देख सके कि मैं कोरिलेशन सही निकाल भी रहा हूँ कि नहीं निकाल रहा। मेरे ख्याल में ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। अच्छा ये डीकम्पोज है, ये भी काफी अच्छा चार्ट है। डीकम्पोज में आपको कोई कैटेगरीज पता चल जाती है। तो मैक्स प्राइस को मैंने डीकम्पोज किया हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पे डीकम्पोज इस तरह हो जाएगा। लेजेंड कहाँ पे गायब हो गया है? हाँ, ये एनालाइज द मैक्स प्राइस एक्सप्लेन बाय प्राइमरी कैटेगरीज एंड सेकेंडरी कैटेगरी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ऊपर प्राइमरी कैटेगरी आ गई। तो मैंने कहा मैक्स प्राइस में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही है और ये सभी प्राइस लिखी आ रही है, मैं आपको बताया ज्यादा वही है और बाकी है। अब आगे आप मजीद देखना चाहें कि इसके अंदर किस किस चीज की है। जी जी जी, मतलब इसका ब्रेकअप बता रहा है। ये ट्री बन रहा है पूरा ना, इसका नाम है डीकम्पोजिशन ट्री। ठीक है ना, तो ये पूरा ट्री बन जाएगा। आप प्लस करते रहेंगे तो हर एक का वो आगे ट्री बनाता चला जाएगा। और इसके अंदर ये भी एक ऑप्शन है कि हाँ ये तो यार वो कहाँ गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा है तो सारा हिस्सा ले रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफी ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा ये देखें अब ये आप नीचे तक ब्राउज कर सकते हैं इसको। ठीक है, सही है भाई। तो ज्यादा की नीचे वाली सारी हाँ बहुत प्रोडक्ट्स हैं यार ये, उफ। हाँ ये देखिए यहाँ पर ये भी बताता है लो वैल्यू। अब ये लो वैल्यूज दिखाएगा सिर्फ जिनकी वैल्यूज कम आ रही हैं। यहाँ पर मैं बता दूं लो वैल्यू, तो सबसे कम जो वैल्यूज हैं वो बता देगा इसकी। प्राइमरी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें सबसे कम आ रही है बहरहाल। अच्छा ये एक प्लीज, ये एक चीज है जो कि टाइमलाइन स्लाइसर, ये अब मैंने सारे नए इंपोर्ट किए जो कि इसमें डिफॉल्ट नहीं है। टाइमलाइन स्लाइसर में क्या है, वो बस एक थोड़ा सा इन्होंने शशका सा बना दिया, बहुत अच्छा शशका बनाया वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, इन्होंने ये शशका क्या बना दिया है कि आप ऊपर एक लाइन चार्ट क्रिएट करें। ठीक है, ये लाइन चार्ट कर लें या इसको आप एरिया कर दें, जैसे आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आप ना मुख्तलिफ, ये अगर आप कहते हैं मैंने ईयरली लेवल पे जाना है, ये ईयरली लेवल पे आ गया ये, और इसको आप यूं ड्रैग कर लें तो 2 साल का दिखा देगा। अच्छा ये मैंने वो उसको इस तरह किया उन्हें मिनट है, सही है। तो सारे थे। हाँ ये शायद अप्लाई नहीं हुआ उसके ऊपर। हाँ अब आ रहा है। ठीक है, सही है जी। ये है, अब आप क्वार्टर पे जाना चाहें तो ये आप क्वार्टर पे देख लें। फ्रेंडली कर दिया वरना तो वहां से भी
नहीं, ये अच्छा फ्रेंडली किया है, ये फ्रेंडली अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वहां पे ये कि एक एक तारीख के ऊपर आप करें ना, तारीख तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये ज्यादा बेहतर चीज है मेरे ख्याल में। और इसका डाउन साइड ये है कि जब आप वीक पे आएंगे ना, तो स्लाइसर बहुत आगे निकल जाएगा फिर, ये चक्कर है, ठीक है, इसका डाउन साइड है। अच्छा, ये आपका रेडार चार्ट है, ये बहुत, ये भी दिस इज वन ऑफ द गुड चार्ट्स जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरा रेडार है, आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ब्लैक कर दिया हुआ है ना बैकग्राउंड के ऊपर। एक्चुअली ये सारे यहाँ स्पाइडर वेब की तरह लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक केपीआई है और ये उसकी कैटेगरीज है। अब ये बता रहा है कि उन कैटेगरीज के क्रॉस आपकी केपीआई कहाँ पे वो हो रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रांड्स कुछ दिए हैं, चंद ब्रांड्स दिए। अब मुझे देख रहे हैं कि मेरी जो ज्यादा प्राइस सेल है वो इन ब्रांड्स के अंदर हो रही है, डिटेल्स में, एसर में, अल्पाइन में, एक्टोनिक में, और इस बस इन्हीं में जरा ज्यादा हो रही है और बाकियों में इतनी कम है कि वो उस चीज पे आ ही नहीं रहे। अगर आफ्टर शॉक्स की सेल ज्यादा होंगी तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता। समझ आ रही बात? तो ये बेसिकली वो बता रहा है कि कैटेगरीज के क्रॉस जो है ना वो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है सेल्स में। तो बार चार्ट के मुकाबले में रेडार चार्ट भी सही है, लेकिन इसके अंदर पे ये कि कैटेगरी एक ही आप देख सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। ये रेडार चार्ट हो गया आपका। और ये वर्ड क्लाउड का फीचर है, ये भी इंपोर्ट किया, तो इसके अंदर आप वर्ड क्लाउड के हिसाब से ना आप ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, वैल्यूज भी डाल सकते हैं, मैक्स प्राइस। तो मैंने मैक्स प्राइस के हिसाब से वर्ड क्लाउड बनाया कि किसकी ज्यादा मैक्स प्राइस है, उसके हिसाब से बता देता हूँ। वो सैमसंग यहाँ पे मेरे को बताते हैं कि देखें, सैमसंग, सोनी, एप्पल और कहाँ है, यामाहा, बस यही यही सैमसंग, सोनी, एप्पल, ये तीन जरा ज्यादा नजर आ रही है। बाकी कैनन है, यामाहा है, ये 4-5 आपके बड़े वो है मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं। मैक्स प्राइस के हिसाब से जो बहुत वाजे आपके लिए प्रॉफिट लेकर आ रही है वो है, ठीक है। तो ये वर्ड क्लाउड हो गया। ये जबरदस्त चीज है, मर्ज बार चार्ट, ये इंपोर्ट किया गया था, ये मैसेज दे रहे थे कि भाई आप वो उसको खरीद लें। तो बहरहाल यहाँ पर आप देखिए कि एक ही ब्रांड, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है और आप उसके क्रॉस तीन तीन क्या कर रहे हैं, केपीआईज मॉनिटर कर रहे हैं। एक, हालांकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक केपीआई अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस हम डाल रहे हैं, जैसे क्लस्टर्ड बार चार्ट में था। यहाँ पे कैटेगरी एक ही है, लेकिन जो उसके केपीआईज जो है ना वो डिफरेंट आप देख सकते हैं। ये मर्ज बार चार्ट है, दिस इज वेरी गुड, मतलब आप देख रहे हैं कि मैक्स प्राइस और टारगेट के हिसाब से आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद योर ब्रांड जो कि आपने किए थे, ठीक है। समझ में आ गई बात की? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये पेड है तो इवेंचुअली इस पे मैसेज आते रहेंगे। ये भी बहुत बहुत जबरदस्त चार्ट है, दिस इज आल्सो समथिंग जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। टॉर्नेडो चार्ट कहते हैं इसको। और टॉर्नेडो क्या होता है? ऊपर से होता है नीचे से। टॉर्नेडो इज लाइक अ फनल एंड इट्स अ स्टॉर्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर जो है ना वो एक, आई थिंक दैट्स द एरिया वेयर वी नीड टू फोकस ऑन। जितना ऊपर का हिस्सा बड़ा होगा उतना ही टॉर्नेडो जो है वो शायद पता नहीं खतरनाक होगा, व्हाटएवर जो आप कहना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्नेडो चार्ट बनाने का तरीका मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। बेसिकली ये बताता है कि कंपैरिजन करता है, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करता है अक्रॉस अ थर्ड थिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ जुलाई और जून का, ठीक है। ये मैंने मंथ खैर खुद निकाला हुआ है, जुलाई और जून का कंपैरिजन कर रहा हूँ। पहले मैं इसका आपको वो दिखा देता हूँ। ग्रुप पे मैंने क्या डाला है, प्राइसेस शिपिंग। तो ये मेरे डिफरेंट शिपिंग के मोड्स हैं, जैसे जंबो बॉक्स और जैसे टीसीएस वगैरह में होता है ना, स्मॉल बॉक्स, जंबो बॉक्स, और जनाब अर्जेंट डिलीवरी है, जो भी है वो शिपिंग मोड्स है मेरे। और मैंने यहाँ पे लेजेंड में मंथ डाल दिया, लेजेंड में मंथ है, ठीक है। तो जो चीज आपने यहाँ करनी है उसको लेजेंड में डाल दें इस मामले में, ठीक है। तो मैंने लेजेंड में मंथ डाला है, मंथ को मैंने यहाँ भी कर दिया है ताकि मैं दो मंथ्स आपस में सिलेक्ट करके देख सकूं, ठीक है। और फिर मैंने वैल्यूज में क्या डाला है, मैक्स वैल्यूज तो देनी है मुझे सर, जो मेरी सेल है व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। अब ये मुझे पता चल रहा है कि भाई जून में मैंने जुलाई के मुकाबले में पूरे पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जून जुलाई का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, वैसे आप सालाना कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस जून में जुलाई के मुकाबले में कम से कम ये जो ज्यादा प्रिवेलेंट बोर्ड्स हैं जो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं
उनमें मैं देख रहा हूँ कि जून में मैं बहुत अच्छा किया और जुलाई में मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इस तरह आप यहाँ पे और भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे आप अगर जून बहुत अच्छा जा रहा है तो मैं जून को सिलेक्ट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से मई। अब जून मई के मुकाबले बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट मार्च? अगेन जून में तो कुछ मेरे ख्याल में कोई खास कोई इवेंट हुआ है। जून इज अगेन विनिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस। फरवरी से भी जीत रहे हो और अप्रैल से भी जीत रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां से इसको नहीं करना चाहते, आप लेजेंड नहीं यूज करना चाह रहे यहाँ पे, तो फिर मैं ये करूंगा कि प्राइसेस शिपिंग का कंपैरिजन करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यार एक चीज थी मैं भूल गया वो। नहीं, आई हैव टू पुट दैट इन द लेजेंड, सॉरी। हाँ, ये ऑन सेल मैंने डायरेक्टली ऑन सेल डाल दी कि मैं इसके साथ मैच कर रहा हूँ। अभी मैं करके देख सकता हूँ, ठीक। ऑन सेल ये जून का तो मेरा ख्याल यहाँ पे कितनी चेंज होता है। अब ये दोनों महीनों का दिखा देगा, लेकिन अभी ये जून जुलाई का नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ जून जुलाई के लिए सेल और नॉट सेल का कंपैरिजन कर रहा है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट ट्राई आउट चीजें करके देख सकते हैं कि सेल में कब अच्छा हुआ और फॉल्स में कब, सेल के बगैर कब अच्छा किया। या आपस में ये आपका टॉर्नेडो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात की? अच्छा, ये चार्ट तो बस, ये बेसिकली इसको सैंकी चार्ट कहते हैं। सैंकी चार्ट में ये होता है कि एक तरफ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एक तरफ एक कैटेगरी होती है, दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी होती है। चार्ट आपस में कैटेगरीज को कनेक्ट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू सम केपीआई। अब यहाँ पे मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पे डाला है ब्रांड। ये मेरा ब्रांड है, 2 ब्रांड मैंने अभी तक लिए ताकि आपको सही तरह चीजें समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैंने देखिए ब्रांड में मैंने सिर्फ एसोस लिया है और जूम लिया है, और यहाँ पे मैंने प्राइस शिपिंग किया है। क्वेश्चन क्या है कि फलां ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस शिपिंग मेथड के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी विद रिस्पेक्ट टू वेट क्या है टारगेट के हिसाब से, कि ब्रांड और यानी कौन से ब्रांड किस शिपिंग मेथड से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीटिंग ऑफ द टारगेट वैल्यू के हिसाब से, हालांकि सेल्स प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आप ये यहाँ पे ये क्लिक करके देखेंगे तो मुख्तलिफ रीजन आपको ये बता देंगे। ये कोई तीसरा है, ब्रांड भी एसओसी है, प्राइस ये है, टारगेट ये बीट कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो डब्बा आ रहा है वो ये है। एसएस जो फ्री शिपिंग जा रही है वो टारगेट के हिसाब से सबसे ज्यादा वो ये वाला मॉडल बन रहा है। ठीक है, वैसे टारगेट इतना मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे हम वेट के हिसाब से करते हैं तो ज्यादा शायद फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेट, सबसे ज्यादा वेट जो आ रहा है वो आसूस के प्रोडक्ट्स का आ रहा है फ्री एक्सपेडिटेड के ऊपर, ओवर 49, विच ऑल्सो मेक सेंस। ये पता नहीं कौन सा है। और जूम का जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो वही फ्री वाले ज्यादा आगे जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। ठीक है, तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट अलोंग विद द टॉर्नेडो, कि किसी भी चीज का कैटेगरी का किसी दूसरी कैटेगरी के साथ लॉजिकल कोरिलेशन बनता हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो आप सैंकी चार्ट के साथ एसोसिएट करके निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये आपको सारे बीच में 5 फेज बन जाएंगे। उससे आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा किस मेथड के साथ जा रही है विद रिस्पेक्ट टू योर केपीआई। ठीक है, समझ में आ गई बात की? दूसरा ये एक और रेडार चार्ट है। ये वाले तो आपने डाले थे ना उस पे। नहीं नहीं, ये नहीं है। चलिए आप फाइल एलिमेंट्स का प्रोग्राम कैसे कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वीडियो देखें और उसके साथ साथ आप खुद ट्राई करें कि इसको नोट करने से क्या होगा। तो बनी बनाई चीज है। कभी-कभी ना भूल जाते हैं कौन सा चार्ट है ये था। अच्छा, सही है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये रडार चार्ट है, ये एक और रडार चार्ट है। ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे तकरीबन वही चीज है। और ये बहुत अच्छा है। ये भी सनबर्स्ट, इसको सनबर्स्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है बहुत, लेकिन उस वक्त अच्छा लगेगा जब आप इस तरह की चीजें बीच में कट नहीं चाहिए। ठीक है, सनबर्स्ट में ये होता है कि मैं 2 ग्रुप्स को इकट्ठा कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू अ टारगेट। अब टारगेट मेरा क्या है कि मेरा टारगेट मैं यहाँ पे सेल ही कर देता हूँ।
ठीक है, ब्रांड, पहले ब्रांड आएगा, पहले सर्कल में ब्रांड आ रहा है, वो ब्रांड जो मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, बात है नहीं प्लीज। और उसके बाद वाले सर्कल में आ रहा है कि कौन सा ब्रांड जो है वो ट्रू, और हर ब्रांड का ट्रू फॉल्स, अब ऑटोमेटिक हायरार्की बनेगी हर ब्रांड का। जैसे मैंने कहा कि लेट्स से कि 360 फ्लाई ब्रांड है, तो उसमें फॉल्स और ट्रू उसके ऊपर वाले सर्कल में आ गए, और उसके हिसाब से वो क्या बता रहा है, टोटल बैक स्ट्रेस बता रहा है। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू सी कि 360 फ्लाई का ट्रू में कितना था, और एकोनटेक का एरिस के मुकाबले में, अब देखिए एरिस का जो है वो ट्रू है ही नहीं, ठीक है, फॉल्स है, तो फॉल्स के मुकाबले में इसके फॉल्स में कितना कंपैरिजन आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ सनबर्स्ट। और आप जितने भी कैटेगरीज यहाँ और ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हो, ये बर्स्ट हो रहा है बेसिकली, इसको सनबर्स्ट कहते हैं जी। ये तो सेल है ना, ये तो सेल का वेरिएबल है। मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल कैटेगरीज को एक दूसरे के ऊपर आप स्टैक करके आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे 360 फ्लाई का ट्रू फॉल्स, फिर एक्शन टैग का ट्रू फॉल्स, एरिस का सिर्फ फॉल्स है, ए ट्रेंड का ट्रू फॉल्स, और ये एक और है जिसका प्रॉब्लम सिर्फ फॉल्स ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह की चीजें नहीं दिखाइएगा, कॉन्क्रीट चीज जो बने ना वो दिखाई। ये एडवांस डोनट चार्ट है बेसिकली, इसमें ऊपर एक और लेयर उन्होंने ऐड कर दिया, ये डोनट चार्ट से डिराइव किया गया प्रोबेबली, सही है। तो सनबर्स्ट हो गया, सैंकी चार्ट हो गया, टॉर्नेडो चार्ट हो गया, ये तीनों चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसा कि वाटरफॉल और रिबन और फनल है, ठीक है, और स्टैक बार चार्ट और एरिया चार्ट, ठीक है। और प्रॉब्ली ये आखिरी है एडवांस्ड पाई चार्ट, इसमें वो, हाँ ये मैसेज इसमें दिखा रहे थे, परचेज द प्रो लाइसेंस, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया है, तो इसमें आपको जो ज्यादा बड़ी कैटेगरी है वो ज्यादा उठ के बाहर आ रही है, तो ये इस तरह है, तो ये ना भी इस्तेमाल करें क्योंकि ये चीज वैसे भी इतनी इंटरेक्टिव नहीं है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो, अब जो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे रह गए वो इतना ज्यादा, ये आपका वो है, आई गेस ये आप लोगों ने अपने उसमें यूज कर लिया होगा असाइनमेंट में, मॉडलिंग का, मॉडलिंग का जो यहाँ टैब है ये मॉडलिंग का ही होगा ना, मॉडल बनाने का। अगर डिफरेंट टेबल्स हैं तो वो डिफरेंट टेबल्स, लेकिन एक ही टेबल है तो फिर तो उसमें हाँ एक ही टेबल है, लेकिन ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंट टेबल्स होंगे आपस में फिर कंबाइन करके आप चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आई थिंक ये इसके अंदर मजीद क्या चीजें हैं, कुछ चार्ट्स जो है ना देखो आप ऊपर नजर आ रहे हैं, हाँ ये देख लिया भाई, टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे आपने जो लिखना है वो लिखने, बटन्स डाल सकते हैं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था यार। सर बहुत ही शेप्स भी डाल सकते हैं इसमें सर, वो अगर तो कैटेगरी लेवल हटा के अपने मर्जी का फॉन्ट। हाँ इसको असल में यार, ये फिर असल में मैं अपना मजीद इस पर टाइम लगाना नहीं चाह रहा, इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा बटन को ना जी, नेविगेशन बना सकते हैं लेकिन उस ये जो आप वो बनाएंगे ना, देखिए इसको आप बेसिकली पब्लिश कर सकते हैं, यू कैन पब्लिश दिस ऑन योर क्लाउड, ये क्लाउड पे पूरा चला जाएगा क्योंकि हमें तो वो ऑफिस 365 की स्पेस मिली है, तो इसमें तो प्रॉब्लम वो पब्लिश कर देगा, तो वहां से फिर आप यूआरएल लोगों के साथ शेयर करके आप वो दे कैन प्ले अराउंड विद योर फाइल, तो वो हाँ, लेकिन इसमें एक रिपोर्ट तो बना के हमें देखनी चाहिए फटाफट। आई विल मैं ये करूंगा, मैं रिपोर्ट क्रिएट कर लूंगा, मैं बस आपको अगली क्लास में ब्राउज करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे टैबलू के साथ, लाइसेंस आई एम श्योर आप लोगों ने सबने ले लिया होगा, ठीक है, तो बेहतर है कि आप, हाँ बेहतर है कि आप ले आए। तो नेक्स्ट क्लास तक हम ये पावर बीआई करें, मतलब क्या करें, एकदम इस पे बस पावर बीआई तो एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर, क्योंकि सारे चार्ट्स आपको बेसिक चार्ट्स मैंने करवा दिए, अब इसकी प्रैक्टिस है, सब में प्रैक्टिस तो इट नेवर स्टॉप्स, आप लोग अपने एंड पे अपनी प्रैक्टिस करते रहें, डिफरेंट डेटा सेट्स पे ट्राई आउट करते रहें। टारगेट वेरिएबल जो आपने बनाया था वो चीज हर डेटा सेट में बता दी नहीं
नहीं सेल्स, जो सेल्स रिलेटेड है अब यही, आई डोंट नो किसने पब्लिश किया कहां पर। अच्छा ये मेरा ख्याल में उसमें इस you got this Power BI option here, app.powerbi.com आपके क्लाउड के ऊपर। आई थिंक इस पे उसने पब्लिश कर दिया होगा, अभी आपके क्लाउड के ऊपर है। गुड आफ्टरनून। अब पता नहीं ये आज ये नाम क्या रखा है इसका, सेल्स। Yeah, इस पे still not हाँ ये थोड़ा सा आई थिंक ये हाँ ये आ गया ना। हाँ ये when you publish that तो उस पे लिंक आ रहा है, open this in Power BI। So ये I think it can open here, so I'll just finish the recording।